नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। और आज मुंबई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले 91वें साल में प्रवेश करने जा रहा है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी खास कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज से ठीक 90 साल पहले आरबीआई की नींव रखी गई थी यानी स्थापना हुई थी, जिसके बाद आज मुंबई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। खासा तैयारी और उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। मुंबई दौरे के दौरान आरबीआई के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल में होंगे प्रधानमंत्री मोदी। दरअसल 91वें साल में प्रवेश करने जा रहा है आरबीआई, तो यानी एक तरीके से कहें तो आरबीआई का आज बर्थडे है और देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके घरों में जो सिक्के से लेकर नोट 500 के आप देख पाते हैं, यूज करते हैं, वो आरबीआई के पास ही अधिकार है इन्हें बनाने का। देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए, साथ ही साथ जब नोटबंदी हुई थी तो आरबीआई एक स्वतंत्र संस्था है जिस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। तो आरबीआई बैंकों को एक तरीके से बैंकों के लिए बैंकर का काम करता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सहकारी बैंक हो, राज्य सरकारें हों, इन सभी के लिए आरबीआई एक तरीके से बैंकर की भूमिका में नजर आता है। तो आज इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मुंबई में रहेंगे और साफ तौर पर मुंबई में देखना दिलचस्प होगा कि पीएम रहते हैं तो क्या कहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी भी सीटों को लेकर स्थिति हर पार्टी बढ़ाने में लगी। अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। आज पिछली सुनवाई में जो केजरीवाल ने खुद ही पैरवी की थी, देखना दिलचस्प होगा कि आज की सुनवाई में रिमांड मिलती है या राहत मिलती है। तो ये दोनों फैसला आज होना लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर हैं और आज इसी कथित शराब घोटाले मामले में ईडी की रिमांड को लेकर चुनौती दी गई और राउज एवेन्यू कोर्ट में आज ईडी उन्हें पेश करेगी। और पिछली सुनवाई में खुद ही पैरवी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति मामले में 45 करोड़ की कथित रिश्वत का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2022 में गोवा चुनाव में प्रचार के लिए किया था, ऐसा भी दावा है। दावे अलग अलग हैं, कोई आर्टिकल में 100 करोड़ का मिल जाता है और कहीं 45 करोड़ का आता है। तो आज इन सब को लेकर ईडी की चार्जशीट जो है उसमें क्या कुछ रहा और आज इन सब के बाद देखना बेहद खास हो जाएगा, क्योंकि कल महारैली दिल्ली में देखने को मिली और जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तभी से सियासत में, खासतौर पर राजधानी दिल्ली की सियासत में भूचाल सा आ गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उस वक्त की जब उन्हें ईडी जो है रिमांड में लेकर सुनवाई करवाने पहुंची थी। तो यानी 9 समन अरविंद केजरीवाल को भेजे गए थे और उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और लगातार इसी का जिक्र खासतौर पर खुद उनकी पार्टी भी करती रही और ये मानती रही कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक 4 से 5 नेता अरविंद केजरीवाल के खास तौर पर इसी मामले में जेल में हैं और अब अरविंद केजरीवाल की भी जमानत मिलती है या राहत मिलती है या नहीं मिल पाती है। आज इसी को लेकर सबकी निगाहें अरविंद केजरीवाल के यानी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार पर रहेगी। जिस तरीके से पूरा प्रकरण रहा, कल भी कैलाश गहलोत जो कि दिल्ली सरकार में अब इस वक्त परिवहन मंत्रालय संभाल रहे हैं,
उस वक्त कहा जाता है कि जब ये नीति बनी थी तब उस समय वो मंत्री हुआ करते थे इस नीति से जुड़े हुए, और उनसे भी पूछताछ के लिए उन्हें भी बुलाया गया था। मीडिया से वो मुखातिब भी हुए, उन्होंने कहा भी कि मैंने ईडी के सवालों का जवाब दिया है। घंटों की पूछताछ में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मुझसे कई तरह के सवाल पूछे गए जिसको मैं मीडिया के सामने डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ। ईडी के पास कोई सबूत है नहीं, फिर भी परेशान करती है। और ये दरअसल पूरा आरोप जो है आम आदमी पार्टी लगातार लगा रही है, लेकिन बीजेपी किंगपिन होने की बात कह रही है। बीजेपी कहती है कि इसका पूरा जो मुख्य सूत्रधार है वो अरविंद केजरीवाल हैं। इसी मामले में के कविता भी जेल में है, बीआरएस की नेता हैं, और अरविंद केजरीवाल भी इसी मामले में जेल में हैं। तो अब ये सोचने वाली बात ये भी हो जाती है कि आखिर कैसे एक के बाद एक मिनिस्टर तक ये तार जुड़ते चले गए। और आम आदमी पार्टी जो आरोप लगाती है कि कल को बीजेपी कहेगी कि ये व्यक्ति गवाह बना देगी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी दावा करती है वो कहती है कि हमें अब तक ईडी की तरफ से कोई सबूत नहीं मिला। ईडी सिर्फ गुनाहों जो बंद हैं, लोग जो इस मामले में कल्प्रिट हैं या यूँ कह लें जिन पर आरोप लगे हुए हैं, उन्हीं को वहाँ पर कोर्ट में गवाह के तौर पर पेश कर देती है, और फिर उन्हीं की गवाही के आधार पर सीएम की गिरफ्तारी हो जाती है। यानी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश। तो वहीं बीजेपी इसमें मुखर होकर के अपनी बात रखती है। बीजेपी कहती है अगर कोई चीज़ की आप खुद कहते थे कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे जेल में डाल दीजिए, आज जब आप ईडी के रडार पर आ गए, आपकी गलती साबित हो गई, तो आप इतना क्यों? मेरी सहयोगी आयुषी मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ लाइव इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। आयुषी, आज जो तस्वीरें दिल्ली को लेकर के साफ हो सकती है, मानकर ये चला जा रहा है कि आज कम से कम दिल्ली वासियों को जो लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि आखिर में जनता ही पिस रही है अरविंद केजरीवाल कोर्ट और बीजेपी की लड़ाई में, तो क्या लगता है राहत मिलेगी या रिमांड बढ़ेगी? अंकित, देखा जाए तो जब अभी तक जो भी व्यक्ति पीएमएलए कानून के तहत जिन पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा गया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो इतनी आसानी से 2 हफ्ते के अंदर किसी को रिहाई नहीं मिलती है। तो ऐसे में हालांकि देश में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी जेल में है, तो जो सिचुएशन है वो ये बिल्कुल जाहिर कर रहा है कि इतनी जल्दी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं होंगी। ईडी पूरी कोशिश करेगी आगे रिमांड मांगने की, और अगर रिमांड नहीं मांगती है तो न्यायिक हिरासत में भेजने की ईडी द्वारा पूरी गुजारिश की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से ईडी बिल्कुल ये चीज बताएगी कोर्ट को कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगर रिहा किया जाता है या जमानत दी जाती है, तो क्योंकि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो वो गवाहों पर असर डाल सकते हैं, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, और ऐसे कई तरह के जो आरोप है, याद होगा कि मनीष सिसोदिया के समय भी लगाए गए थे, जिसकी वजह से उन्हें जमानत मिलनी मुश्किल हो गई थी। क्योंकि मनीष सिसोदिया उस समय डिप्टी सीएम थे, तो कहा गया था कि अगर ये बाहर रहेंगे तो गवाहों के साथ छेड़छाड़ होगी, सबूतों को रद्द किया जाएगा। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समय में भी पूरी उम्मीद है कि ईडी इस तरह की दलील कोर्ट के सामने जरूर रखेगी, ताकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर ना हो और या तो वो न्यायिक हिरासत में रहे या तो वो ईडी रिमांड पे रहे। लेकिन दूसरा एंगल ये है अंकित कि कोर्ट ईडी से भी लगातार जवाब मांग रही है कि आखिर आप जिस आधार पे इन्हें रिमांड पे ले रहे हैं, आप जो पूछताछ कर रहे हैं, अभी तक आपने कितने सबूत इकट्ठा किए। और पिछली बार याद होगा कि जो 3-4 दिनों का रिमांड मिला है उनको ईडी को कोर्ट की तरफ से, वो इस बिना पर मिला है कि गोवा के कुछ ऐसे आम आदमी पार्टी के साथी हैं जिनसे अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करवाना बाकी है, जिनको उन्होंने बुलाया है पूछताछ के लिए। तो ऐसे में कोर्ट इस पे भी सवाल जवाब करेगी ईडी से कि आखिर उन गोवा के साथियों ने कितना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या बयान दिया है और कितना सहयोग किया है। बीच में कैलाश गहलोत का एंगल ऐड हो गया है कि कैलाश गहलोत भी उस कमेटी के मेंबर थे जो शराब नीति का जो ड्राफ्ट तैयार कर रही थी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर राहत की बात करें तो वो ये है
क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार में है, जिसकी वजह से इतने बड़े आरोपों के एक जो बाद आम आदमी मुख्यमंत्री- पार्टी आरोप लगाती है आयुषी, कहती है कि आप पहले ईडी को भेज देते हैं, जैसे ईडी की रिमांड खत्म होती है तो सीबीआई आ जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसा कि आप कह रही है बाई चांस अगर ईडी की रिमांड नहीं भी बढ़ती है तो सीबीआई केस दायर कर देगी और सीबीआई कहेगी कि हमारे पास पेश कीजिए, अब हमारी तरफ से जो इन पर केस है उन पर सुनवाई होनी चाहिए। तो कहीं सीबीआई रिमांड ना मांग ले। बिल्कुल अंकित, आपने सही कहा कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के केस में भी हमने देखा था कि सीबीआई गिरफ्तार की थी, सीबीआई रिमांड मांगी थी। जब सीबीआई का रिमांड पूरा हुआ, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, तो फिर वहां पे ईडी की एंट्री होती है और ईडी तिहाड़ में ही 2 दिन लगातार पूछताछ करती है और दूसरे दिन शाम को गिरफ्तार कर लेती है तिहाड़ जेल से ही। तो साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं सीबीआई एंगल भी इसमें बहुत जल्द एंट्री होने वाला है। आपको बता दूं मैं कि ऐसा भी हो सकता है कि सीबीआई की तरफ से भी आज कोर्ट में अपनी बात रखी जाए, लेकिन आपको बता दूं अंकित कि कोर्ट इतनी जल्दी इन एजेंसियों की बात नहीं मानेगी, क्योंकि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अगर उनको रिमांड पे लेना है, ऑलरेडी एक जांच एजेंसी रिमांड पे रखी हुई है, अगर उन्होंने कोई पुख्ता सबूत नहीं दिखाए, अपनी पूछताछ के आधार पर उन्होंने क्या अर्जित किया है इस रिमांड से, अगर उन्होंने ये नहीं दिखाया तो फिर सीबीआई को रिमांड मिलना मुश्किल है और जुडिशियल कस्टडी पर जाना ज्यादातर उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन उसके साथ मैं आपको ये भी कहूंगी कि कोर्ट ने पिछली बार चिंता जाहिर की थी, तो इसके भी कई मायने निकाले जा सकते हैं। कोर्ट ने साफ कहा था कि एक सिटिंग सीएम को अगर मैं दोबारा रिमांड पे भेज रहा हूं तो ये चिंता की बात है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने के बाद 3 दिनों की रिमांड पे भेजा था। कोई नेता नहीं है, जैसा कि सवाल बीजेपी भी उठाती है और आज मुझे भी लगता है कि पूछना चाहिए कि क्या कोई कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पास दूसरा नेता नहीं है? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि रैलियों में भी और अब जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल लगातार मीडिया से भी मुखातिब हो रही हैं, वीडियोस जारी कर रहे हो, कल महारैली में भी नजर आई, तो क्या ये मान कर चले कि कोई और नेता बचा नहीं है और अब आगे चलकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी जब दबाव पड़ेगा तो हो सकता है कि वो ही खेवनहार बनकर उभरे और उन्हें ही मुख्यमंत्री और सिपाहीसालार दिल्ली सरकार में बना दिया जाए? अंकित, सवाल नेता का नहीं है यहाँ पे ये बात है ही नहीं कि अगर मुख्यमंत्री जेल में है तो उनके पास कोई चेहरा नहीं है जो दिल्ली सरकार चला पाए और पार्टी चला पाए। सवाल यहाँ पे बैकफुट पे आने की है, झुकने की है। सवाल यहाँ पे अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज करने की है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक तरफ जनता को ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये कहते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। अगर वो इस्तीफा देते हैं, जो कि उनके लिए एक ऐसा प्रावधान है जहां पे वो ना दे, अगर इस्तीफा देते हैं तो इससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के बीच में एक गलत मैसेज जाएगा। ये आम आदमी पार्टी को पहले से पता है, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे मुख्यमंत्री पद पर आश्रित होकर रहेंगे, तब तक वो सुर्खियों में रहेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता, देश की जनता ये देखेगी कि एक सिटिंग सीएम कितने दिनों तक सलाखों के पीछे रहा है और आखिर उसके बाद ईडी सीबीआई ने क्या इकट्ठा किया है। लेकिन ठीक है आयुषी हमारे साथ लगातार बनी हुई थी, जो बता रही हैं कि यहाँ नेता की कमी नहीं है, बल्कि नाक ना कटे, नाक बचानी है, इस वजह से ऐसी चीजें समझ में आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लिए चलते हैं एस जयशंकर, विदेश मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। Although the situation is for central government taking up the cause, that is the way they would like to project it. So the purpose of the press conference today, why I am talking to all of you, is we believe that the public has a right to know. The public has a right to know how did this situation come about. How was Kachatibu, how was the 1974 agreement reached, how was Kachatibu given away, how was the fishing issue handled. Because please understand, the fishing issue actually emanated from a 1976 agreement. So there are two agreements we are talking about. So
because these have been live issues, because they have been discussed earlier also in Parliament, two documents were sought from us as an RTI request. And these were provided. One was a document about Ministry of External Affairs, summary background note for the meeting of the Informal Consultative Committee in 1968 on this issue. And the second was a record of discussion of a meeting between the then Foreign Secretary and the then Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable Kalaignar Karunanidhi, in June 1974. Now, the point today is we know there are two agreements. We know there's a 1974 agreement. We know there is a 1976 agreement. We know who did this. How has the situation arisen? What we do not know is who hid this, who has been party to it, what has been concealed from the public, and we believe it is the right of the public today to know how did this situation come about. Now, with regard to the Kachatibu issue itself, there have been claims and counterclaims. India had its arguments. Sri Lanka had its arguments. In fact, in one of the two documents, both documents actually, but one has more detail than the other, these claims have been spelled out in some detail. India's claim is mainly that the Kachatibu Island belonged to the Raja of Ramnath, and that he had it from the time that East India Company assigned it to him. It was part of his zamindari rights, and these rights also included fishery, and also that later on these rights moved from the Raja of Ramnath to the Madras government. A second argument was that during after independence, for many years, Indian customs regularly went to Kachatibu, and this was not obstructed. And the Indian view also was that there was absence of any documentary evidence to show that Sri Lanka had an original title to Kachatibu. So these were largely the Indian arguments. The Sri Lankan argument, which also this document, which has been obtained under RTI, has released, was that according to them, they have records which go back to the 17th century, and that they also feel there were some conferences where which looked at their claim in a more positive manner. This is their claim. Now, what actually happened on Kachatibu was, after both India and Sri Lanka became independent, there were issues between the military of the two countries about using this island. And that's how this issue actually came up as an issue between the governments. And from the 1960s, this issue picked up. And it was particularly discussed. There were many discussions, but I think the most important one was a discussion in 1974, few months before the Kachatibu agreement was done, when the then Sri Lankan Prime Minister, Sirimavo Bandaranaike, came and met Indira Gandhi ji, who was then Prime Minister of India. So this broadly is the issue. These are the claims. But as I said, we know who did it. We are today looking and discussing who hid it. Now, in all of this, whenever there is a territorial dispute, it is natural that there is a request. You take a legal view of what is the claim. So at this time, the legal view was actually originally sought from the then Attorney General of India,
Shri M.C. Setalvad. Many of you would be familiar. He was a very famous person. He was a legal luminary. Now, तो ऐसे शंकर यानी विदेश मंत्री को सुन रहे थे जो कच्चा तीवू को लेकर के बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि किस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स भारत के पास थे वो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे और उस समय श्रीलंका ने जो लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे और उन सब के बीच 1974 में किस तरीके से नए नए वायदे किए गए या यूं कह लें इन दावों के बीच जो फाइलें साइन की गई जिसकी वजह से आज कच्चा तीवू भारत का हिस्सा नहीं है और तमिलनाडु को साफ तौर पर इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। सरकारों पर भी साफ निशाना साध रहे थे और पुरानी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, यानी इंदिरा गांधी सरकार को। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक आज होने जा रही है। राजनाथ सिंह यानी जो रक्षा मंत्री हैं आज वो अध्यक्षता इसकी करते नजर आएंगे। राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी केंद्र कार्यालय विस्तार में यह बैठक होगी। मैनिफेस्टो कमेटी गठन के बाद पहली बार यह बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए इसका गठन किया गया है और आज इस बैठक में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मैनिफेस्टो को लेकर के किन घोषणा पत्रों के साथ जनता के बीच जाना है इसको लेकर के आज महामंथन होने वाला है और इस मंथन से किन किन राज्यों के समेत लोकसभा का क्या मुख्य बिंदु होगा ये आज सुनिश्चित किया जाएगा इस महामंथन के जरिए। तो ये बीजेपी केंद्र कार्यालय विस्तार में इसकी बड़ी बैठक होने वाली है मैनिफेस्टो कमेटी की और इसी में घोषणा पत्र को लेकर चर्चा होगी। हर प्रदेश के जो नेतृत्व करता है वो आज इसमें पहुंचेंगे और राय रखेंगे कि इसमें कैसे बेहतर किया जा सकता है। आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में वो भी शिरकत करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं और बीजेपी मुख्यालय विस्तार में इस बैठक में शामिल भी होंगे। यानी 11 बजे ठीक दिल्ली में बैठक में शामिल होने के लिए आज छत्तीसगढ़ से दिल्ली की तरफ निकल आएंगे। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत है वो घटी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में गिरावट की गई है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी के सिलेंडरों में गिरावट देखने को मिली है जिसमें 30 से 32 रुपए सस्ता अब एलपीजी का कमर्शियल सिलेंडर हो जाएगा। यानी इससे पहले आपको याद होगा कि मार्च में 100 रुपए की कटौती की गई थी। यानी अब तक लास्ट उसकी बात की जाए तो पिछले साल और इस साल मिलाकर के देखा जाए तो 300 रुपये तो घरेलू सिलेंडर पर कम हो चुका है, लेकिन इस बार कमर्शियल सिलेंडर की बारी है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर 30 से 32 रुपये सस्ता हुआ। तो यानी अप्रैल की शुरुआत हो गई, फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है और इस फाइनेंशियल ईयर के साथ एक बड़ा तोहफा, साफ तौर पर राहत वाली खबर अगर कहें तो गलत नहीं होगा। तो 300 रुपये अब तक घरेलू सिलेंडर पर कम हुआ है और अगर कमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो 30 से 32 रुपये अब फिर से। खबर पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रही है जहां पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आंधी और तूफान की वजह से भारी तबाही सामने आई है। तूफानी हवाओं से कई जगहों पर पेड़ों के जमींदोज होने की भी बात निकलकर सामने आई तो वहीं कच्चे घरों की छतें तक उड़ गई हैं। इस भीषण तबाही में 5 लोगों की जान चली गई है, वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस तूफान में कई घर नष्ट हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तूफान के बाद का वो मंजर है। साथ ही कई पेड़ भी इसमें उखड़ गए हैं तूफान के चलते, बिजली के खंभे गिर गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि राजर हाट हो, बरनीस, बकाली, जोरपकड़ी, मतलब डागा और सप्तीबारी इलाके से इस तूफान की वजह से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद की बात कही है। अगली खबर आपको दे देते हैं जो निकलकर बुलंदशहर से सामने आ रही है। आज बुलंदशहर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रबुद्ध सम्मेलन में सीएम शामिल होंगे और दोपहर 1 बजे बुलंदशहर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव को लेकर सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नुमाइश की निकुंज हॉल में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सम्मेलन में शामिल होने के बाद वकील होंगे, डॉक्टर और समेत तमाम व्यापारी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे जो जानकारी आपको दे रहे हैं और इन दौरों के जरिए प्रबुद्ध जनों से संवाद स्थापित करेंगे।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में इस बार का चुनाव अलग अंदाज में दिखाई दे रहा है। इन दिनों छिंदवाड़ा की राजनीति रोचक मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। हर दिन कांग्रेस का कोई नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता में शामिल हो जाता है और इसी कड़ी में छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आहाके को बीजेपी की सदस्यता इस मौके पर दिलाई। एक और विकेट कांग्रेस पार्टी की गिरती नजर आई। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और हैदराबाद से सांसद हैं, रविवार देर रात गाजीपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने माफिया और विधायक रहे मुख्तार अंसारी के घर मोहम्मदाबाद पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने मुख्तार अंसारी के इस तरह जेल में मौत हो जाने को लेकर कई सवाल भी उठाए हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे समेत अन्य परिजनों को भी सांत्वना उन्होंने इस मौके पर दी है और इस दौरान प्रशासन से चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी और जरूरत के लिए अन्य बलों की भी तैनाती की गई थी। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर काफी भीड़ देखने को मिली। मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलकर ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में जिसको ट्विटर कहा जाता था, इस पर पोस्ट करके लिखा कि अंसारी के घर गाजीपुर जाकर उनके खानदान को पुरसा दिया, यानी सांत्वना दी। इस मुश्किल वक्त में हम उनके खानदान और समर्थक चाहने वालों के साथ खड़े हैं। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप